कहते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहते हैं दोस्तों? चौथा क्वेश्चन क्या, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, बताइए। सिंधु घाटी के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बताया। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी भारतीय महाद्वीप में प्रथम नगरीकरण सभ्यता थी। प्रथम नगरीकरण का साक्ष्य यहीं से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थल था, रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थल था, इस तरीके से हम लोगों ने देखा। धौलावीरा रंगी नदी के किनारे था, घग्गर नदी के किनारे था। तो इन सब चीजों को आप रिवाइज करेंगे तो आपको चाहे जितना मान लो यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है, विषय दे दिया मिलान करने के लिए, नदी दे दिया या उसको उत्खननकर्ता के बारे में दे दिया, कुछ भी दे देगा, आपको मिलान आसानी से क्या कर जाएंगे। ठीक है, ये चीजें आपको भट्ट में लोग पूजा करते थे पशुपति की, बी ऑप्शन दिया इंद्र और वरुण की, सी ऑप्शन है विष्णु की, डी ऑप्शन है ब्रह्मा की। उसको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर? तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो ये आ गया पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की। ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए सिंधु घाटी के जो लोग थे वह वृक्ष की पूजा हो गया, मातृ देवी की पूजा, परम शक्ति की पूजा करते थे, धरती माता की पूजा करते थे, ऊपर वाली जो बैल है उनकी पूजा, उन्हीं को क्या पशुपति देव कहा गया। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे वृक्ष की पूजा, मातृदेव की पूजा, मातृदेवी की पूजा। ठीक है, और देव है पशुपति की हो गए, मातृदेव की क्या है? मातृदेवी की पूजा। ये सब चीजें जो है पूजा विधिया प्रचलन थी। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, मंदिर आपको आगे देखने को मिलेगा, इस बात काल में भी नहीं देखने को मिलता। ठीक है, लेकिन ये कि वृक्ष की पूजा, मातृदेवी की पूजा, सब की पूजा हो गया है, ये सब पूजा विधिया जो थी प्रचलन में थी। ठीक है, सिंधु घाटी को पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, अभी आपको इंद्र और वरुण देवता सब आपको उत्तरवैदिक काल में, युगवैदिक काल में देखने को मिलते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी हैं, सब आपको उत्तरवैदिक काल के देवता। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे। तो सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? जो पशुपति देव की पूजा करते थे, जो ऊपर वाला बैल थे, ऊपर वाली जो बैल है, उसके बाद मातृदेव की पूजा हो गई, वृक्ष की पूजा हो गया, परम शक्ति की पूजा हो गई, धरती माता की पूजा हो गया। तो आज भी देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो पूजा विधियां प्रचलित थी वो आज भी आपको आधुनिक समाज में जाके किसी शहर में विभाग में आपको हर जगह देखने को मिलता है। ये चीजें हमारे अतीत जो है वर्तमान तक आता है। ठीक है, ये चीजें सिर्फ घाटी के लोग क्या पूजा करते थे? किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। ये सब चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए क्या है फेमस है? ये चीज आपको बताना है दोस्तों। अब आपको दूसरी एक चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि ऑप्शन भी आपको एक ऑप्शन आ जाता है, बी ऑप्शन बाघ, सी ऑप्शन अमरावती, डी ऑप्शन क्या है? भी बेटा दिया। तो ये चीज और देखिए, इससे पहले तो आपको ये समझिए प्रागैतिहासिक क्या है, पहले तो यही मतलब आपको आना चाहिए। ऑप्शन भी देखा जाए कौन सा सही है पानी। प्रागैतिहासिक क्या है दोस्तों? प्रागैतिहासिक। और क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक। ऐतिहासिक इतिहास। ऐतिहासिक का मतलब यही हुआ, न तो कोई लिखित साक्ष्य है, न तो कुछ भी नहीं, न तो लिखा गया, न तो पढ़ा गया, कोई था ही नहीं, लिखने की विधि ही नहीं। ठीक है, प्रागैतिहासिक का लोग गुफाओं पे अपनी भावनाओं को क्या व्यक्त करते थे, चित्रों के माध्यम से उकेरते थे, इस तरीके की चीज। प्रागैतिहासिक का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, न तो लिखित साक्ष्य नहीं है तो उसको पढ़ने सवाल नहीं होता है। कैसी कार्य क्या है? लिखित साक्ष्य है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं, ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य और पढ़ा भी गया है। लिखित साक्ष्य और पढ़ा भी गया है। लिखित साक्ष्य दोस्तों, लिखित साक्ष्य और क्या है? पढ़ा भी गया है। पढ़ा भी गया है तो उसको आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा भी गया है। ठीक है, चीजें आज ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य की पढ़ा नहीं गया,
ऐतिहासिक काल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर बात करें तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो है। आज ऐतिहासिक काल में क्या है, लिखित साक्ष्य पढ़ा नहीं जा सका है, लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य है, पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका। जिस लिपि में लिखा है आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बारे में जो जानकारियां मिलती है, स्थल के बारे में, जो भी स्थल के बारे में जानकारी मिलती है, वो वहाँ की बर्तन औजार जो उत्खनन करने के बाद जो वहाँ पर सामग्रियां मिली हैं, प्रत्यक्ष अवलोकन करने के माध्यम से, जो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से अनुमान लगाया जाता है कि यह स्थल या ये जो बर्तन बना है, ये उत्खनन से जो प्राप्त औजार है तो किस कालावधि का हो सकता है। तो हमको जो रेडियो कार्बन विधि है उससे पता चलता है। तो उस अनुमानों के आधार पर बर्तन औजार उत्खनन विधि प्रत्यक्ष अनुमान करके रेडियो कार्बन विधि के माध्यम से जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो हमको जानकारियां मिली हैं उसको वहां से जानकारी मिली है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, अभी तक भी कोई पढ़ पाया है। ठीक है, ऐतिहासिक हो गया। लेकिन प्रश्न हमारा दिया हुआ दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक इसका मतलब ऐसा चित्रकला के बारे में बताना जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं, पढ़ने सवाल ही नहीं होता है, उत्पन्न होता है। ये चीज आपको तो ये ऑप्शन दिया अजंता, बी ऑप्शन दिया बाघ, सी ऑप्शन दिया अमरावती और डी ऑप्शन दिया भीमबेटका। तो बताइए उसको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा भीमबेटका। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका में जो आज मानव थे, ये बात हो रहा है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, जो पाषाण काल की परिस्थितियों की बात की जा रही है। ये जो पाषाण काल, पाषाण काल के जो आज मानव थे, पाषाण काल के जो मानव थे, जो हमारे पूर्वज, मानव के जो पूर्वज, वे प्रकृति के साथ जो भी उन्होंने सामंजस्य स्थापित किया, जो भी सामंजस्य स्थापित किया पर्यावरण के साथ, उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो भी उन्होंने साझा स्थापित किया, जो भी उन्होंने अनुभव किया, उसको इस भीमबेटका की गुफाओं में उकेर दिया। उस पत्थर के चट्टान पे आप देखेंगे वहां पर उकेरा गया, उनकी भावनाएं उस वहां पर क्या अभिव्यक्त, ठीक है, चीज आपको वहां पर उस समय की कार्य परिस्थितियों के बारे में आप उस चित्र को देखेंगे तो अनुभव होगा। ठीक है, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के जो मानव थे उनके द्वारा उकेरा गया था, तो वही प्रागैतिहासिक काल है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल किस काल के अंतर्गत आपके इतिहास के अंतर्गत, वह प्रागैतिहासिक काल। तो लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है तो उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता। लिखित साक्ष्य जहां पर है वहां उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता। ये सिंधु घाटी सभ्यता का विश्व विज्ञान पढ़, और ऐतिहासिक काल जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो जानते हैं, वो हम लोग का ही ऐतिहासिक काल है। ठीक है, ये चीज तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, वो क्या होगा, भीमबेटका। ठीक है, कुछ तो ये क्लियर हो गया। अब साथ ही आप शॉर्ट बातें अगर बता दें तो ये स्थल किस नदी के किनारे, वो तैयार करने के लिए पेपर जा सकता है। तो आप एक हर कैंपस से तैयार करने की जरूरत है। तो अजंता नदी, अजंता किस नदी के किनारे है बताइए, तो वाघोर नदी। जो अजंता क्या है दोस्तों, वाघोर नदी, अजंता वाघोर नदी। अजंता कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में। अजंता कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। ये चीजें अजंता में देखेंगे जो बौद्ध का जो जातक कथाएं, जो बुद्ध के जीवन से संबंधित जो जातक कथाएं हैं, उन सब चित्रों को क्या अजंता की गुफाओं में चित्रित किया गया। अजंता की जो चित्रकला है उसमें बौद्ध जीवन से संबंधित जो है, बुद्ध के जीवन की जो कथाएं हैं उसको जो चित्रों के माध्यम से क्या उकेरा गया। अजंता में देखेंगे दोस्तों तो 30 गुफाएं हैं, वो से संबंधित है, वाकाटक वंश से संबंधित है, सातवाहन शासकों के द्वारा उसमें जो चित्रों को उकेरा गया है, बुद्ध के जीवन से संबंधित जो कहानियां थी, कथाएं थी, उस चीजों को। दोस्तों मध्य प्रदेश में है, किस नदी के किनारे है, नाम से ये बाघनी है। इस नदी के किनारे बाघनी नदी दोस्तों, बाघनी नदी, बाघनी नदी के किनारे है। वे कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कहाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर बाघ की गुफाओं के चित्रों को उकेरा गया, तो जो ये भी गुप्तकालीन है, बाघ की जो गुफाएं गुप्तकालीन है, गुप्तकाल में ही चित्रों को उकेरा गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो लौकिक विषय, जो सामाजिक जीवन से संबंधित जो भावनाएं उसको जो चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है,
अमरावती की बात बताइए दोस्तों, अमरावती कहाँ पर, किस नदी के किनारे? कृष्णा नदी के किनारे। अमरावती कहाँ दोस्तों? कृष्णा नदी के किनारे है। और अमरावती कहाँ पर है? अमरावती आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पर है? किस राज्य में है? अमरावती आंध्र प्रदेश। और अमरावती देखेंगे दोस्तों, जो सातवाहन वंश की राजधानी अमरावती थी। और सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। सातवाहन वंश दोस्तों, सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? अमरावती थी। और अमरावती का जो संस्थापक कौन था? सिमुक था। और यहीं पर देखेंगे दोस्तों, जो अमरावती कला है, अमरावती कला का विकास इसी आसपास के क्षेत्रों में हुआ। नागर कोंडा, अमरावती के जो आसपास के क्षेत्र, वहीं पर एक प्रकार की अमरावती कला का विकास है। ठीक है, ये सब चीजें आपको साथ में पढ़ेंगे, आपसे आप करेंगे, उसके साथ अन्य जो बातें वो भी आप सीखते चलेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा स्तर प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक की बात कर रहे हैं तो अजंता चित्रकला की गुप्त काल से रिलेटेड है, वो बाग गुप्त काल से रिलेटेड है, अमरावती जो है नवोत्तर काल से रिलेटेड है। ठीक है, और भीमबेटका देखिए मात्र ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल से। और प्रागैतिहासिक काल ऐसा कालखंड है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के जो मानव थे अपनी भावनाओं को, जो उन्होंने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित किया, जो उन्होंने अनुभव किया, उसको चित्रों के माध्यम से भीमबेटका की गुफाओं को घेर दिए हैं, चट्टानों को घेरा गया। तो ये चीजें काफी मनोरम दृश्य हैं। पिछले 5 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भीमबेटका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? बताइए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ए ऑप्शन दिया है लुम्बिनी में, बी ऑप्शन दिया है बोध गया में, सी ऑप्शन दिया है कपिलवस्तु में, और डी ऑप्शन दिया है कुशीनगर में। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट? बताइए दोस्तों कमेंट में कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, बोध गया में, कपिलवस्तु में, और कुशीनगर। देखिए महापरिनिर्वाण तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। महापरिनिर्वाण तो मृत्यु के बाद जो अंत्येष्टि होगी उसकी बारे में बात करते हैं। महापरिनिर्वाण कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई, तो ये बताइए कहाँ पर हुआ है? कुशीनगर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुशीनगर में क्या है? महात्मा बुद्ध जी की क्या है? मृत्यु होती है, वहीं पर उनका समाधि स्थल है। ठीक है, ये चीज आता है। अब देखिए लुम्बिनी क्या, लुम्बिनी में लुम्बिनी क्या महात्मा बुद्ध जी का जन्म होता है। लुम्बिनी क्या महात्मा बुद्ध जी का क्या जन्म हुआ है? बोध गया को ज्ञान प्राप्त हुआ, दशा पूर्णिमा के दिन को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान मिला है उनको, ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कपिलवस्तु में देखेंगे तो राम पालन पोषण हुआ है, खेले कूदे हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कपिलवस्तु भी क्या है महात्मा बुद्ध से ही रिलेटेड है, पालन पोषण कर सकते हैं, घूमे घूमे फिरे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, लुम्बिनी में जन्म होता है, ज्ञान प्राप्ति होता है। कपिलवस्तु भी क्या महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, यहाँ पे खेले कूदे हैं, पालन पोषण भी हुआ है उनको। और कुशीनगर उनकी क्या है? मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु को ही क्या महापरिनिर्वाण कहा गया? मृत्यु को ही क्या किस नाम से संबोधित किया गया दोस्तों? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, चलिए ठीक है दोस्तों। 7वां क्वेश्चन क्या दिया? गौतम बुद्ध के संदर्भ में, गौतम बुद्ध संदर्भ में दिखा के लगा देंगे थोड़ा सा स्टेटमेंट सही हो जाए। गौतम बुद्ध के संदर्भ में ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन। अब देखिए नेक्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन देखा जाए क्या बनाया है। ये ऑप्शन दिया बुद्ध का अंतिम वर्ष है, बी ऑप्शन सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, सी ऑप्शन है बौद्ध अनुष्ठान, डी ऑप्शन उनके धार्मिक आदर्श। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? गौतम के संदर्भ में ग्रंथों में जो उल्लिखित है धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो गौतम बुद्ध के बारे में धर्म चक्र परिवर्तन किस चीज से रिलेटेड है, किस गतिविधि से रिलेटेड है, उनके बारे में ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो करेक्ट आंसर मिल जाएगा बी, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। बी ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन हो गया। सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? धर्म
चैत करें। और क्या है उसको धर्म शब्द क्या हो गया? परिवर्तन। तो सारनाथ में दिया गया जो उनका प्रथम उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य क्या है दोस्तों? प्रथम उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य होने कहां पर दिया? सारनाथ। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको? चलिए, अच्छा भैया बुद्ध का अंतिम वर्ष अंतिम वर्ष कहां का है? बुद्ध ने अपना अंतिम वर्ष मतलब वर्षा का मौसम जो था, अंतिम बार वर्षा ऋतु को बिताया, जो वर्षा ऋतु बिताया तो उसी नगर गए, वहां पर उनका मृत्यु हो जाता है, इसीलिए उनका अंतिम वर्षा ऋतु पिछला स्थान घोषित हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पिछला क्वेश्चन में क्या है? माता बुद्ध का महाबली निवार कहां होगा? वो उसी में, ठीक है, वो छिया कुमार है। अब अंतिम वर्षा ऋतु में इन्होंने कहा बिताया? तो अंतिम वर्षा ऋतु में इन्होंने बिताया तो उसको व्यवसाय में व्यवसाय में ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गया। आपको बात किया जाए सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया? तो श्रावस्ती है, ऐसा बता सकता है महात्मा बुद्ध के द्वारा, गौतम बुद्ध जी के द्वारा सबसे अधिक उपदेश कहां पर किया है? वो श्रावस्ती है। अंतिम वर्ष जो उन्होंने वैशाली में बिताया, और सारनाथ में जो दिया गया उनका प्रथम उपदेश को क्या कहा है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा है। ठीक है दोस्तों, धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश का सारनाथ में उन्होंने दिया। इस तरह सारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। गौतम बुद्ध के संदर्भ में तो बोले कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? अनुवर्त सिद्धांत हो गया, बहुत प्रिंसिपल थ्योरी बहुत है लाइफ में। अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन महायान ने, बी ऑप्शन बौद्ध संप्रदाय ने, सी ऑप्शन लोकायत शाखा ने, डी ऑप्शन जैन धर्म ने। बताइए करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किस संप्रदाय के द्वारा, किस धर्म के द्वारा किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा डी, जैन धर्म। तो जो महावीर जी थे, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, 24 नंबर के जो तीर्थंकर थे, 24 जो तीर्थंकर थे, जो 24 नंबर के तीर्थंकर थे, 24 नंबर के तीर्थंकर थे कौन थे? महावीर जी, महावीर। ठीक है, 24वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? महावीर जी थे, और उनके द्वारा अनुवर्त सिद्धांत लाया गया था। कौन सिद्धांत लाया गया था? अनुवर्त सिद्धांत। अनुवर्त सिद्धांत नहीं लाते थे, इनके द्वारा अनुवर्त सिद्धांत लाया गया था। और महावीर जी जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक, अनुवर्त में कितने थे? 5 सिद्धांत: सत्य, अहिंसा, आत्मनिग्रह, आस्तेय और ब्रह्मचर्य। इन 5 नियमों का आपको पालन करना था। इसका पालन करना था। सत्य का, सत्य बोल दिया, अहिंसा, हिंसा से दूर रहेगा, सत्य, अहिंसा, परिग्रह, आस्तेय और क्या दोस्तों लास्ट ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य। तो अपने जीवन में आप सत्य बोलिए, सत्यवादी रहिए, अहिंसा, हिंसा मत करिए, आप परिग्रह, आप उतना संचित करिए जितनी आपकी आवश्यकता है, जितनी आपकी आवश्यकता है, जितना नीड है उतना ही आप संचित करिए। आप परिग्रह तात्पर्य आज के मतलब चोरी, चोरी का मतलब भौतिक चोरी ही नहीं, मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी एंगल से अपने अंदर चोरी का भाव होना चाहिए। मनसा वचना कर्म, मन से, वचन से, कर्म से आप कोई चोरी वाला भाव नहीं आना चाहिए, चोरी मत करिए आप। ये चीजें ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचर्य के नियम है, नैतिक नियम ब्रह्मचर्य की जो है उसका क्या कहते हैं? पालन करेंगे। तो ये आपके 5 अनुवर्त थे। क्या थे दोस्तों? के 5 अनुवर्त थे। किसके द्वारा दिया गया था? अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म के द्वारा किया गया। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। कौन थे? जैन धर्म के अगर संस्थापक की बात करें, जैन धर्म के अगर संस्थापक की बात करें, संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर की बात करें, तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों?
प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ऋषभ देव थे और लास्ट तीर्थंकर चौथे नंबर के कौन थे? महावीर जी थे। और महावीर जी के द्वारा ये जो 5 अणुव्रत लाया वो अणुव्रत सिद्धांत कहलाता है। जैन धर्म जो है मतलब जो है ना अहिंसा जो बहुत व्यापक है ये चीजें अहिंसा इस तरीके का चीजें आपको जैन धर्म कर प्रोग्राम से चलो नेक्स्ट वन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम जैन संस्कृति किसके शासन काल में हुआ? बता दो। प्रथम जैन संस्कृति जो है किसके शासन काल में हुआ? कनिष्क, अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु। तो प्रथम जैन संस्कृति किसके शासन काल में हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या है? प्रथम संस्कृति होता है। अब दोस्तों जानते हैं जैन संस्कृति दो ही है, प्रथम जैन संस्कृति और द्वितीय जैन संस्कृति। उसको हम देख लेते हैं। प्रथम जैन संस्कृति किसके समय में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। प्रथम जैन संस्कृति के समय अध्यक्ष कौन थे? बताइए। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? प्रथम जैन संस्कृति की गई थी अस्तु भाद्र के द्वारा। इसके द्वारा अस्तु भाद्र के द्वारा क्या है? अध्यक्षता क्या है? की गई। ठीक है। और प्रथम जैन संस्कृति कब हुआ था? बताइए। ये हुआ था 300 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुआ। ये हो गया। कहाँ पर हुआ था प्रथम जैन संस्कृति? बताइए। तो पाटलिपुत्र में हुआ। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? पाटलिपुत्र में हुआ। पाटलिपुत्र में हुआ। ठीक है। कहाँ? पाटलिपुत्र, बिहार में। तो प्रथम जैन संस्कृति किसके शासन काल में हुआ? तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य काल थे, मौर्य काल के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ। तो हुआ 300 ईसा पूर्व में हुआ। उसकी प्रथम जैन संस्कृति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अशोक भाद्र के द्वारा की गई। कहाँ पर हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। द्वितीय जो जैन संस्कृति उसको देख लेते हैं। जो द्वितीय जैन संस्कृति, द्वितीय जैन संस्कृति क्या है? द्वितीय जैन संस्कृति, द्वितीय जैन संस्कृति कब होता है दोस्तों? 512 ईस्वी में। कब होता है? 512 ईस्वी में होता है। यहाँ पर क्या है? 300 ईसा पूर्व है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो द्वितीय जैन संस्कृति कब होता है? 512 ईस्वी में। कहाँ पर होता है? वल्लभी, गुजरात। कहाँ होता है दोस्तों? वल्लभी। और वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। ठीक। इसकी अध्यक्षता में होता है देवर्धि क्षमा शर्मा। देवर्धि क्षमा शर्मा। देवर्धि क्षमा शर्मा। ठीक है। संसद कौन रहता है? मैत्रेय वंशी शासक ध्रुव सेन। मैत्रेय वंशी शासक से यहाँ पर लिख देते हैं मैत्रेय वंशी शासक से। जनसंख्या प्रथम जनसंख्या कब हुआ? 300 ईसा पूर्व में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? अशोक भाद्र की अध्यक्षता में हुआ। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र, बिहार में हुआ। और किसके शासन काल में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य काल की शासन काल में चंद्रगुप्त मौर्य शासक के समय में हुआ। द्वितीय जैन संस्कृति कब हुआ? तो द्वितीय जैन संस्कृति 512 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? वल्लभी, गुजरात में हुआ। उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देवर्धि क्षमा शर्मा के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और शासक कौन था उस समय? तो शासक कहाँ? मैत्रेय वंशी शासक ध्रुव सेन। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन क्या है? ऋग्वेद पर आधारित है। अब देखिए बताइए उसको। ऋग्वेद पे आधारित है मतलब उसका निर्माण जिस वेद का हुआ है ऋग्वेद पे ही आधारित है। बता दें। अब चूंकि ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ? ए ऑप्शन यजुर्वेद, बी ऑप्शन सामवेद, सी ऑप्शन अथर्ववेद और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं।
बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सही आंसर हो जाएगा बी सामवेद। तो सामवेद का जो संकलन है वो किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऋग्वेद, वेद की अगर वेद की रचना किसके द्वारा की गई तो वेद व्यास। बात करें वेद की रचना किसके द्वारा की गई तो वेद व्यास के द्वारा की गई। वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ऐसे भी आप पूरा नाम लिख दिया। कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है नाम क्या है? इसलिए वेद व्यास बहुत लोग जानते हैं खाली। तो वेद व्यास, वेद की 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद की अगर रचना की बात करें तो वेद व्यास के द्वारा किया जाता है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ऐसे आप चाहिए कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या तो भी वेद में अगर बात करें दोस्तों, देखिए धार्मिक थोड़ा सा मैटर आपको मालूम होना चाहिए, बस आया भी है एग्जाम में, इसलिए आपको बता रहा था। बताते हैं ऋग्वेद में कितना मंडल है दोस्तों? तो 10 मंडल है, ये मालूम हो गया। 10 मंडल हो गया। कितनी सूक्तियां हैं? 1028 सूक्ति। कितनी सूक्ति हैं दोस्तों? सूक्त 1028। ऋचाएं कितनी है दोस्तों? 10,462 ऋचाएं। कितनी ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं। अब जो 10 मंडल है उसमें तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र जो है, तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये मालूम होना चाहिए दोस्तों आपको। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये चीज मालूम है। और जो दोस्तों 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो 10वें मंडल में जो चतुर्वर्ग व्यवस्था है, जो 4 वर्ग व्यवस्था है, जो 4 वर्ग व्यवस्था है समाज में, उसका जिक्र किया गया। जो 4 वर्ग है कौन का नाम है दोस्तों? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ठीक है। इसका 4 वर्ग की व्यवस्था के समाज के बारे में जिक्र मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या दोस्तों? शूद्र। वैश्य और शूद्र। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, उसमें तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य देवता को समर्पित है। 10वें मंडल में 4 वर्ग जो व्यवस्था समाज में, जो 4 वर्ग व्यवस्था प्रचलित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो संकल्पना है वो यहीं पर है, ठीक है दोस्तों। इस चीज देखना यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद में दोस्तों जो मंत्र उच्चारण है, जो यजुर्वेद में मंत्र उच्चारण है, जो यज्ञपति के जो विधि विधान है, जो नियम है, उसका जिक्र यहाँ पर है। जो कर्मकांड की जो पद्धतियां हैं उसका जिक्र है। सामवेद में जो यज्ञ के दौरान जो संगीत गाया जाता है, जो भजन है, उसका उल्लेख है। अथर्ववेद में जो चिकित्सीय पद्धतियां हैं, भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं, जो तांत्रिक विद्या है, जो जादू टोना है, उन सब चीजों के बारे में जिक्र किया गया है। तो यजुर्वेद में क्या है दोस्तों? जो यज्ञ की विधि विधान के बारे में जिक्र किया गया है, यज्ञ के विधि विधान के बारे में, जो मंत्रोच्चारण है, जो मंत्रोच्चारण है, जो कर्मकांड है, इस सब चीजों के बारे में यजुर्वेद में जो है जिक्र किया गया है, ठीक है। सामवेद में वही जो संगीत है, भजन है, जब यज्ञ आहुति दी जाती है, इस तरीके का संगीत और जो भजन है, ये सब चीजें गाया जाता है, ठीक है, किया जाता है। अथर्ववेद में वही तांत्रिक विद्या पद्धति, कुछ चिकित्सा पद्धतियां हैं, तांत्रिक विद्या पद्धति, तांत्रिक जो विद्या जादू टोना होता है ना, तांत्रिक जो विद्या जो चिकित्सा है, क्या दोस्तों? चिकित्सा, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यजुर्वेद में जो यज्ञ की विधि विधान है, जो मंत्रोच्चारण है, कर्मकांड है, उस सब चीजों के बारे में उल्लेख किया गया है।
सामवेद में यज्ञ करते हुए जब संगीत बजाया जाता, संगीत गाया जाता, भजन किया जाता, उस सब चीजों के बारे में लेकर अथर्ववेद में जो तांत्रिक विद्या है, जो जागरूक होना है, तंत्र विद्या, उस सब के बारे में, चिकित्सा जो पद्धतियां हैं और जो सामाजिक जीवन के बारे में जो बात उसके बारे में जिक्र किया गया अथर्ववेद में। तो ऋग्वेद जो प्राचीनतम वेद है, ठीक है, ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। और ऋग्वेद में वही जो ब्रह्मांड के जो धरती का निर्माण हुआ है, जो विश्व का निर्माण हुआ, उसके बारे में जो अनुमान है, कई प्रकार की विचारें हैं, उसमें अलग अलग प्रसंग दिए हुए हैं, सूक्ति दी हुई हैं, अनुमान लगाया गया ब्रह्मांड के बारे में। मंडल में जो है जो सामाजिक व्यवस्था है उस चीजों के बारे में देखा हम लोगों ने। तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, 10वें मंडल में 4 वर्ग व्यवस्था का उल्लेख है, ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। 4 वर्ग व्यवस्था समाज में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब वही से संकल्पना है। तो इस प्रकार दोस्तों निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सामवेद। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने आज इस सेशन में 10 प्रश्नों को लिखा।